नमस्कार। नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज मतलब 1 दिसंबर 2025 को दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि दो अलग-अलग मोर्चों पर एक साथ जंग चल रही है। ये बात तो है। एक तरफ तो प्रकृति का कहर है जिस पर किसी का कोई बस नहीं, और दूसरी तरफ इंसानों की अपनी बिछाई हुई कूटनीतिक बिसातें हैं। जी, और उन विसातों पर चालें भी बहुत बहुत सोच समझकर धीमी गति से चली जा रही हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम आज की ताज़ा खबरों को तो देखेंगे ही, पर साथ में ये भी समझेंगे कि पिछले महीने यानी नवंबर में ऐसा क्या हुआ था जिसने इन घटनाओं की जमीन तैयार की। ताकि एक पूरी तस्वीर साफ हो सके। जी। तो चलिए शुरुआत उस मोर्चे से करते हैं जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। एशिया में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है। हाँ, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड, वहां से जो खबरें और तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई दिल दहलाने वाली हैं। भीषण तूफान और फिर भूस्खलन, तबाही बहुत ज्यादा है। और देखिए, इसे सिर्फ एक खराब मौसम कहना शायद सही नहीं होगा। ये कई दिनों तक हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश का नतीजा है। जब हम भूस्खलन या बाढ़ जैसे शब्द सुनते हैं तो शायद उसकी भयावहता का पूरा अंदाजा नहीं लगा पाते। सही बात है। इसका जमीनी मतलब है कि गांव के गांव दुनिया से कट चुके हैं, सड़कें हैं ही नहीं, वो नदियां बन गई हैं। और जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं वो तो और भी ज्यादा डराने वाले हैं। हाँ, आधिकारिक रिपोर्टों के मुताबिक पूरे क्षेत्र में मरने वालों की संख्या 1000 को पार कर चुकी है। 1000? और ये तो अभी शुरुआती आंकड़ा है। बिल्कुल, और ये संख्या अभी और बढ़ सकती है क्योंकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। बचाव कार्य चल रहे हैं लेकिन मुश्किलें बहुत हैं। इसका मतलब है कि बचाव दलों को टूटी सड़कों पर मीलों पैदल चलना पड़ रहा है, कीचड़ से गुजरकर किसी गांव तक पहुंचना पड़ रहा है। ये तो एक प्रकृति की बात। अब आते हैं उस संघर्ष पर जिसे इंसान काफी समय से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन से कुछ खबरें आ रही हैं। जी। कूटनीतिक स्तर पर कुछ हलचल हुई है। हाँ, अमेरिका की मध्यस्थता में जो बातचीत हुई है उसे अधिकारियों ने एक कदम आगे बताया है। और देखिए, महीनों के गतिरोध के बाद ऐसा बयान आना अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो क्या ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी? बिल्कुल, जिसे हम बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं, वो नवंबर भर चलती रही। ये उसी का नतीजा है कि अब दोनों पक्ष सार्वजनिक तौर पर थोड़ी सकारात्मकता दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, ये जो एक कदम आगे वाला बयान है, क्या ये सच में प्रगति का संकेत है या सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जुमला है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम करने के लिए असल में जमीन पर क्या बदला है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है कि दोनों बातें सच हैं। ये प्रगति का संकेत तो है लेकिन बहुत छोटा। अच्छा। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि सबसे मुश्किल और बुनियादी मुद्दे जैसे कि जमीनी नियंत्रण, सुरक्षा की गारंटी, वो सब अभी भी अनसुलझे हैं। तो इसे एक बड़ी सफलता मानना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, ये शतरंज के खेल की तरह है जहां बस एक प्यादा आगे बढ़ाया गया है, खेल का नतीजा अभी बहुत दूर है। समझ गया। यानी उम्मीद है लेकिन रास्ता अभी भी लंबा है। चलिए अब व्यापार और अर्थव्यवस्था की दुनिया में चलते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक अहम समझौता हुआ है। जी, और ये स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा है। हाँ, फार्मास्यूटिकल्स और कुछ मेडिकल टेक्नोलॉजी से जुड़े सामानों पर शून्य टैरिफ व्यवस्था पर सहमति बनी है। मतलब इन चीजों के आयात निर्यात पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक मिनट, ये बात दिलचस्प है। शून्य टैरिफ तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने पढ़ा कि ये सिर्फ 3 साल के लिए है। हाँ, तो इसका मतलब क्या ये एक तरह का प्रयोग है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, ये ब्रेक्जिट के बाद की दुनिया में ब्रिटेन की एक नई रणनीति का बड़ा उदाहरण है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, यूरोपीय संघ जैसे बड़े गुट से बाहर निकलकर ब्रिटेन अब अमेरिका जैसे बड़े देशों के साथ सेक्टर स्पेसिफिक यानी किसी एक खास क्षेत्र पर केंद्रित छोटे और तेज समझौते करने की कोशिश कर रहा है। तो ये 3 साल का समझौता एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ? एक तरह से हाँ, ये देखने के लिए कि क्या ये मॉडल भविष्य में दूसरे क्षेत्रों में भी काम कर सकता है या नहीं। अगर ये सफल रहा तो हमें ऐसे कई और समझौते देखने को मिल सकते हैं। समझ गया। तो अब देखते हैं कि भारत में क्या चल रहा है। यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर है। दिल्ली में हुए कार धमाके की जांच तेज हो गई है। हाँ, और जांच का दायरा अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। मतलब? राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने इस मामले के तार एक बड़े नेटवर्क से जुड़ने के शक में जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी?
लगता तो यही है। इसके पीछे एक संगठित साजिश हो सकती है जिसके तार कई राज्यों में फैले हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एक रिएक्टिव कदम है, मतलब घटना होने के बाद की कार्रवाई। क्या ये हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम पर भी सवाल नहीं उठाता? देखिए, ये एक जायज़ चिंता है। किसी भी देश के लिए हर हमले को पहले से रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है। हम्म। लेकिन हाँ, ये घटना दो चीज़ें साफ करती है। एक, इंटेलिजेंस को और मजबूत करने की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है, और दूसरी क्या? ये एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी की अहमियत को दिखाती है। जब किसी साजिश के तार कई राज्यों में फैले हों, तो राज्य पुलिस के लिए अकेले जांच करना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो ये कार्रवाई एक तरह से सिस्टम के रिस्पॉन्स को भी दिखाती है। और एक तरफ जहां भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपट रहा है, वहीं दूसरी ओर वो अपने पड़ोस में भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित श्रीलंका के लिए राहत सामग्री और मदद का समन्वय किया जा रहा है। नवंबर में भी भारत ने हवाई मार्ग से मदद भेजी थी। तो ये भारत की सॉफ्ट पावर का उदाहरण हुआ। हाँ, कह सकते हैं। मानवीय सहायता के जरिए इस क्षेत्र में एक जिम्मेदार देश के तौर पर अपनी छवि बनाना। ठीक है, अब देश के अंदर कुछ और अहम संस्थागत गतिविधियों पर भी नजर डालते हैं। जैसे चुनाव आयोग, वो सुप्रीम कोर्ट में एक चुनावी प्रक्रिया का बचाव कर रहा है। जी, और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी केरल में एक वित्तीय मामले की जांच कर रही है। ये खबरें अलग अलग लगती हैं, पर क्या इनमें कोई साझा सूत्र है? साझा सूत्र है, और वो है भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में संस्थाओं के बीच का संवाद और कभी-कभी टकराव। अच्छा। पहला मामला चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का है, जहां अदालत सीआरआई मतदाता सूची प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल कर रही है। ये चुनावी सुधारों से जुड़ी एक अहम बहस है। और दूसरा मामला, ये केरल मसाला बॉन्ड्स का क्या है? ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये दरअसल एक वित्तीय साधन है। मसाला बॉन्ड उन बॉन्ड्स को कहते हैं जो कोई भारतीय संस्था विदेशी बाजार में जारी तो करती है, लेकिन भारतीय रुपए में। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में उतार चढ़ाव हो, तो उसका जोखिम निवेशक पर होता है, ना कि बॉन्ड जारी करने वाली संस्था पर। तो ईडी अब इसकी जांच क्यों कर रही है? नियमों के हिसाब से हुआ है या नहीं, ये केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय अधिकारों का भी एक बड़ा मुद्दा है। तो एक तरफ चुनावी पारदर्शिता, दूसरी तरफ वित्तीय जवाबदेही, और उड़ीसा में भी आप्रवासन से जुड़ी कोई कार्रवाई है। हाँ, और वो मामला राज्य स्तर पर कानून व्यवस्था और आप्रवासन नीतियों के कार्यान्वयन को दिखाता है। तो अगर आप इन तीनों को एक साथ देखें, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है, एक केंद्रीय एजेंसी राज्य की जांच कर रही है, और एक राज्य अपनी नीतियों को लागू कर रहा है, ये एक जीवंत लोकतंत्र की तस्वीर दिखाता है, जहां अलग-अलग संस्थाएं अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रही हैं। ठीक है, तो आज की इन सभी घटनाओं को ठीक से समझने के लिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। नवंबर के महीने को देखते हैं। जी, कि वो कौन से बड़े रुझान थे जिनके वजह से आज हम ये सब देख रहे हैं। हाँ, वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा था? वैश्विक स्तर पर देखें तो नवंबर की 3 बड़े रुझान आज की खबरों से सीधे जुड़ते हैं। पहला था लगातार जारी संघर्ष। यूक्रेन में जो धीमी प्रगति आज दिख रही है, उसे इस संदर्भ में देखना होगा कि नवंबर में सूडान से लेकर कोलंबिया तक कई जगहों पर हिंसा और अस्थिरता बनी रही। यानी शांति स्थापित करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। दूसरा रुझान आर्थिक समायोजन का था, जिसका जिक्र आपने अमेरिका ब्रिटेन समझौते में भी किया। अच्छा, वो समझौता अचानक नहीं हुआ? नहीं, वो नवंबर भर चले आर्थिक समायोजन के ट्रेंड का ही एक नतीजा है, जहां देश बदलती वैश्विक हकीकतों के हिसाब से अपनी आर्थिक नीतियां बदल रहे थे। और तीसरा वैश्विक रुझान सार्वजनिक स्वास्थ्य का था। अमेरिका में लिस्टेरियोसिस का प्रकोप फैला, जो हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य चुनौतियां सिर्फ महामारी तक सीमित नहीं है। ये तो हुई दुनिया की बात। भारत में नवंबर के कौन से रुझान आज की घटनाओं को दिशा दे रहे हैं? भारत में भी 3 मुख्य धाराएं साफ थीं। पहली, आर्थिक स्थिरता पर जोर। आरबीआई ने नियमों को आसान बनाया और कुछ निजी एजेंसियों ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया। यानी एक स्थिर आर्थिक माहौल। जी। दूसरी धारा आंतरिक सुरक्षा पर बड़ा हुआ फोकस थी। दिल्ली कार धमाका नवंबर के अंत की सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता थी। और आज हम जो एनआईए की छापेमारी देख रहे हैं, वो उसी चिंता का सीधा एक्शन पॉइंट है। बिल्कुल। और तीसरी धारा थी संस्थागत सक्रियता की, जिस पर हम अभी बात कर रहे थे।
केरल मसाला बॉन्ड और चुनाव आयोग वाला मामला। हाँ, ये सब नवंबर में गति पकड़ चुका था। तो आज जो कुछ भी हो रहा है वो असल में नवंबर में तैयार हुई जमीन पर ही हो रहा है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे एक तरफ एशिया में प्रकृति का कहर राहत कार्यों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, और दूसरी तरफ यूक्रेन में कूटनीति का पहिया बहुत धीरे धीरे सही पर घूम रहा है। अब भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां गहरी हो रही हैं, लेकिन साथ ही देश अपने पड़ोस में एक मददगार की भूमिका भी निभा रहा है। और नवंबर के रुझानों ने ये साफ कर दिया था कि ये मुद्दे दिसंबर में भी छाए रहेंगे। अब आगे देखते हुए जो बात दिलचस्प है वो ये कि दिसंबर का महीना भू राजनीतिक रूप से बहुत व्यस्त रहने वाला है। अच्छा। हाँ, खबरें हैं कि दिसंबर की शुरुआत में ही एक अहम भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारी हो रही है। उधर व्हाइट हाउस भी मध्य पूर्व और अफ्रीकी नेताओं के साथ बैठकों के संकेत दे रहा है। इसका मतलब है कि कूटनीति की रफ्तार तेज होने वाली है। जी, और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि ये जो उच्च स्तरीय बैठकें होंगी, इनका आज की चर्चा वाले मुद्दों पर क्या असर होगा? हाँ, क्या रूस के साथ बातचीत का यूक्रेन संघर्ष पर कोई असर पड़ेगा? क्या अमेरिका के मध्य पूर्व के नेताओं से मुलाकात का असर वैश्विक व्यापार पर होगा? क्या इन बड़ी मुलाकातों से कोई नया रास्ता निकलेगा, या ये भी सत्ता और कूटनीति के उसी धीमे खेल का एक और अध्याय बनकर रह जाएंगी? बिल्कुल, इसका जवाब हमें आने वाले हफ्तों में मिलेगा। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।